तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लास्ट वीडियो में अपन इसके नोट्स वगैरह जो थे वो देखे थे कि क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, किस किस तरीके के प्रोविजन होते हैं, क्या टैक्स रेट होती है, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। तो टैक्स रेट के लिए तो इसमें कुछ अपना खास नहीं आता है। अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम वगैरह सबके लिए जो रूल हैं वही सब है। सेक्शन 80 के कौन से डिडक्शन मिलते हैं वो भी आपको यहाँ दे रखे हैं कि डिडक्शन कौन से हैं। तो सेक्शन 80C और देन ये सारे सेक्शन 80 के जो डिडक्शन इनको मिल सकते हैं उनकी लिस्ट आपकी बुक में आपको दे रखी है। टैक्स रेट्स आपको दे रखी है। सेक्शन 111A पे 15% है। सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% है। कोई शेयर्स वगैरह पे हो तो 112A पहले 1 लाख एग्जाम्प्ट है, उसके बाद 10% है। लॉटरी पे 30% है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे 60% है। और टैक्स ऑन इनकम ऑफ पेटेंट वैसे काम नहीं आया अभी तक। और यहाँ रिमेनिंग टोटल इनकम पे एक ही स्लैब है, यहाँ ज्यादा स्लैब नहीं है। क्या 2.5 लाख पे नील है, अगले 2.5 लाख पे 5% है, अगले 5 लाख पे 20% है, और बैलेंस पे आपका 30%। तो टैक्स रेट वही चल रही है। मुद्दा ये है कि इसका क्वेश्चन कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख रहे हैं अपन। बेसिक क्वेश्चन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच जेड इज द कर्ता। कर्ता का नाम हमेशा दे रखा होगा। कर्ता वो पर्सन है जो कि टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्सिबल किया, लेकिन वो अपनी इनकम में से टैक्स नहीं देगा, वो HUF कंसिस्ट ऑफ कर्ता एंड एस 3 ब्रदर RST एस को पार्टनर। इसके मेंबर को पार्टनर नहीं कहते, को पार्टनर कहते हैं। द फैमिली एंड को पार्टनर हैज द फॉलोइंग इनकम। कहते हैं सैलरी ऑफ एज ए मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब मैनेजर है, सैलरी वो उसको कोई सैलरी गेट हो रही है। तो बताओ ये यहाँ टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो इसका रूल है, तो देखिए ये इसकी पर्सनल इनकम है, उसने पर्सनल एफर्ट से कमाई है, इसमें फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। दैट्स ये 72,000 यहाँ आपका टैक्सेबल नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ सैलरी हेड आता भी नहीं है, ये बात अपन को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से कोई इंटरेस्ट मिला तो लिखा है इन द नेम ऑफ एस इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ हिज सैलरी। उसकी सैलरी से ही तो इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फैमिली का क्या लेना देना। दैट्स वाई ये 4200 टैक्सेबल नहीं हो सकता। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ फैमिली फंड, फैमिली फंड से कोई पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो ऑब्वियस है उसको होने वाली इनकम फैमिली के लिए ही टैक्सेबल होगी, HUF के लिए टैक्सेबल होगी। अब फैमिली अपने नाम से इन्वेस्ट नहीं करती, वो किसी न किसी को पार्टनर के नाम से करती है, वो एक अलग बात है। पर क्योंकि पैसा फैमिली फंड का लगा है, दैट्स वाई ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 64950 ये आपका टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज के अंदर। अब यहाँ रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड है तो अपन सोचें ग्रॉस अप होगा, पर ऐसा नहीं होगा। रीजन ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे TDS होता ही नहीं है, तो पूरा का पूरा 64950 आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6490 ये अदर सोर्सेज के अंदर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आगे है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक एंसेस्ट्रल हाउस है, ये HUF का हाउस कहलाता है। 1,08,000 रुपए का आपको रेंट मिला। और इसके अलावा इन द नेम ऑफ R भी एक घर खरीदा हुआ था, और ये भी पैसा फैमिली फंड से ही गया था। तो इसका अंदर दोनों ही फैमिली के ही पैसे लगे हुए हैं, दोनों ही फैमिली के ही घर हैं। तो ये जो दोनों रेंट हैं ये आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 1,08,000 और 12,000 टोटल हो गया 1,20,000। ये आ गया एनुअल वैल्यू। और कुछ दे नहीं रखा। 30% का फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसे लेस कर दें। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 84,000 जो है वो आपकी निकल जाएगी। तो ये बात देखनी जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट, उसमें HUF का पैसा, HUF के फंड का पैसा लगा हुआ है या नहीं है। बिजनेस की बात करें, ये फैमिली बिजनेस है, ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा। फैमिली बिजनेस इनकम इंक्लूड 1,20,000 अर्न फ्रॉम द बिजनेस एंड ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग शेयर्स। ठीक है, 24,000 उस पर STT भी आपने पेड कर दिया है। तो देखो शेयर से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उस पर STT पेड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है फिर तो ये भी आपका बिजनेस है। तो 3,45,000 रुपए आपने बिजनेस से कमाए हैं, ये 3,45,000 रुपए आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। इसमें कुछ तो अदर इनकम है और कुछ जो है वो शेयर्स वाली इनकम है। पर शेयर्स वाली इनकम को आपका इनकम माना जा सकता है अगर आप उसकी ट्रेडिंग करते हैं और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स उस पर आप चुका भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऑफ द शेयर ऑफ इनकम इन ए फर्म इन विच R इज ए पार्टनर। तो देखो वैसे मैं आपको बता दूं, फर्म अपना टैक्स खुद पे करती है, इसलिए उससे जो प्रॉफिट मिला है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसलिए 10,000 रुपए कहीं भी टैक्सेबल नहीं होंगे, फर्म से मिला प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्म 16,960, ध्यान देना। जो इंटरेस्ट फर्म से मिलता है ये आपकी BNP की इनकम होनी चाहिए। तो ये 16,000 रुपए
आपका बीएनपी की इनकम मानी जाएगी, आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। इस तरह से बिजनेस की इनकम हो गई 361, और आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया था, उस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। कुल मिला के बिजनेस की इनकम आ जाएगी 3,37,960। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका एक खर्चा माना जाएगा और उसका डिडक्शन जो है वो आपको दिया जाएगा। चलते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ टी एज ए लॉयर, टी मेंबर था एज ए लॉयर, उसको 9600 मिले, लेकिन ये उसकी पर्सनल इनकम है, इसका एचयूएफ से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई ये मिस्टर टी के लिए पर्सनली एज ए इंडिविजुअल टैक्सेबल होगी, एचयूएफ के तौर पे टैक्सेबल नहीं हो सकती। आगे है डिविडेंड रिसीव्ड इन मई 2019, तो लिखा है इन द नेम ऑफ आर बॉट आउट ऑफ फैमिली फंड्स और इन द नेम ऑफ आर्स वाइफ बॉट आउट ऑफ हर स्त्रीधन। तो ये देखो आर की वाइफ का जो है वो तो टैक्सेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 25,000 के बारे में हम फिर भी सोच सकते हैं, तो इसके बारे में अपन को सोचना चाहिए। तो ध्यान देना, डिविडेंड जो इनकम है वो इंडिया में एग्जेम्प्ट है अप टू 10 लाख, 10 लाख तक की डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है फैमिली पेड 60,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ द मेल मेंबर। फैमिली ने सभी मेल मेंबर पे लाइफ पॉलिसी ले रखी थी और 60,000 रुपए का प्रीमियम पे किया। इसका डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगा, तो 80C में 60,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये देखिए जीटीए आ जाएगी, टोटल हो जाएगा यहाँ तक का, उसमें से डिडक्शन 80C का, ये देखिए 60,000 रुपए का डिडक्शन दिया गया है। इसके अलावा फैमिली डोनेटेड ₹50,000 टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये 80G रेंज 4 का डिडक्शन है। 80G रेंज 4 वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे आप अब तक कैलकुलेट करते हुए आए हैं। एक्चुअल डोनेशन या एडजस्टेड जीटीआई का 10%, दोनों में से जो कम हो उसका 50%, कुल मिला के डिडक्शन आपका इसमें से मिल जाएगा जीटीए में से। ये आगे टीआई, पर इसमें एंड में है 564, तो 564 की जगह 560 हो जाएगा। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 288A। 288A, अब इस पे टैक्स लगेगा। 4,05,000 रुपए की आपकी इनकम है, इस पे आपका टैक्स लगना चाहिए, उसको अपन देखेंगे। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इसका देख रहे हैं। पहले 2.5 लाख पे टैक्स की रेट है नील, अगले बाकी बचे 1,55, क्योंकि टोटल इनकम ही 4,05,000 है, तो 4,05,000 में से 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, बाकी बचे 1,55, 1,55 पे 5% टैक्स दे दिया, टोटल 7,778 बचा। ध्यान देना इंडिविजुअल को तो 87A की रिबेट मिलती है, पर एचयूएफ को 87A की कोई रिबेट नहीं है। अब ये याद करने की चीज है, इसीलिए चेक करो टोटल इनकम 4,05,000 है, यानी 5 लाख से कम है, लेकिन 87A की रिबेट नहीं दी गई है। सिंपली 4% सेस आपका ऐड कर दिया गया, टैक्स पेबल आ गया 8089, 89 को 90 कर दिया, टैक्स को राउंड ऑफ कर दिया अंडर सेक्शन 288B। ध्यान देना जो यहाँ जो राउंड ऑफ होता है वो होता है 288A में, और यहाँ जो राउंड ऑफ होता है वो होता है 288B में। ये राउंड अप का सेक्शन है। नीचे कुछ नोटिंग्स वगैरह आपके दे दिए जिनके बारे में अपन ने देखा था कि फर्म से मिली एग्जेम्प्ट होती है इनकम, इसके अलावा स्त्रीधन से कोई खरीदा तो वो टैक्सेबल हो नहीं सकता, इसके अलावा डोनेशन का रूल आपका दे दिया गया, डिविडेंड रिसीव्ड आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, और एसटीटी जो है वो अलाउबल डिडक्शन है, यानी एसटीटी का डिडक्शन जो है वो आपको मिलेगा। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइडियल क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर गिवन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज इन रिटर्न, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स पेबल। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है इनको इतना 1,12,30,000 आफ्टर डिडक्शन 60,000 पेड टू ए मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर वर्किंग एज सेल्समैन, यानी फैमिली मेंबर को सैलरी दे रहे हैं, एंड ₹250 पेड टू कर्ता फॉर मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द बिजनेस। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सैलरी का डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या इनको वापस से ऐड करें, खर्चे गलत हैं। देखिए ऐसा है कि आप जो सैलरी दे रहे हैं 60,000 पेड टू ए मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर वर्किंग एज ए सेल्समैन, तो काम करा के सैलरी दे रहे हो, फ्री में थोड़ा दे रहे हो, तो अलाउड है खर्चा। इसके अलावा कर्ता भी बिजनेस के पूरे अफेयर्स को मेंटेन करता है, उसको भी सैलरी दे रहे हो, तो काम करा के दे रहे हो, तो इस तरीके से दोनों ही सैलरी आपका अलाउड एक्सपेंडिचर है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएनपी की इनकम 1,12,00,000 समथिंग है, वो आप बीएनपी के हेड में टैक्सेबल कर देंगे 1,12,30,000 रुपए। आगे आपको कहता है द फैमिली ओन्स ए हाउस, फैमिली का एक घर है, उसकी रेंटल वैल्यू 38,400, द हाउस इज यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ द फैमिली, तो फैमिली खुद ही यूज करती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उससे कोई रेंट तो कमाती नहीं है, तो इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी जो है उसकी टैक्सेबल इनकम हुई है नील, क्योंकि आपने ये घर किराए पे नहीं दे रखा है।
फैमिली खुद घर में रहती है तो किराया थोड़ा कमा रही है, जब किराया कमा ही नहीं रही तो टैक्स किस बात का। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है ऑन द सेल ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड है। दिस अमाउंट हैज बीन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी एलटीसीजी फाइनल निकाल लिया 1 लाख रुपए का, तो ऑब्वियसली ये 1 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, ये 1 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो गया। आगे आपको कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है 60,000, आपने कोई इक्विटी शेयर वगैरह उनको बेचे हैं, उस पर एसटीटी भी आपने पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपका एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A हो गया, क्योंकि इस पर एसटीटी पेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स पर है, तो ये देखिए अंडर सेक्शन 111A ये आपका 40,000 रुपये आपका टैक्सेबल हो गया। ये 60,000 रुपये अंडर सेक्शन 111A यहाँ लिखा हुआ है। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 का हुआ इक्विटी शेयर पर, और लॉन्ग टर्म कैपिटल 80,000 का और हुआ इसको इस तारीख पर, और ये दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने किए थे, और इन पे कैपिटल गेन जो कैलकुलेट किया है 112 और 112A रिस्पेक्टिवली किया गया है, तो ये 112 पे तो 40,000 है और 112A पे 80,000 है। 112A पे आपको पता होगा पहले 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, बाद वाले पे 10% का टैक्स लगता है, तो वो रूल अपन को लगाना पड़ेगा। आगे कहता है LIC प्रीमियम पेड किया और 1,25,000 रुपए का फैमिली मेंबर्स पर, तो अगर कोई भी एचयूएफ अपने फैमिली मेंबर पर LIC प्रीमियम पे कर रहा है तो उसको 80C की छूट मिलेगी। 1,25,000 रुपए आपको 80C पे छूट मिलनी चाहिए, ये 80C का डिडक्शन है, 1,25,000 GTI में से डिडक्शन आपको मिलेगा। आगे आपको कहता है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको मिला 24,000 रुपए, और द फैमिली ओन्स शेयर्स विद द कंट्रोलिंग वोटिंग पावर इन द कंपनी एट जयपुर, one of its member became the managing director and the company earned a total remuneration of 48,000। तो देखो 48,000 का इनको ये इनकम हुआ है, लेकिन ध्यान देना ये उसके पर्सनल एफर्ट किए, क्योंकि उसको डायरेक्टर जो बनाया गया है और उससे जो इनकम कमा रहा है ये उसकी पर्सनल इनकम है, उसका एचयूएफ का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अपन को कंसिडर नहीं करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2,20,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 उसमें और जोड़ दिया, टोटल हो गया 2,80,000। और इसके अलावा 24,000 रुपये आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपने लिख दिया। एक विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस आपका और दे रखा है 50,000 का, विनिंग है रिसीव नहीं है, नहीं तो ग्रॉस अप करना पड़ता। 50,000 रुपये ये टैक्सेबल हो गया। अदर सोर्सेज का टोटल आ गया 74,000, और कोई इनकम दे नहीं रखी है, टोटल कर दिया तो ये टोटल आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80 को लेस कर दिया तो ये आपका आ गया टोटल इनकम। अब टोटल इनकम पे आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कहा था सब अदर इनकम को अलग कर लो, LTCG 112 वाली अलग, 112A की अलग, कैजुअल इनकम अलग, और आपका जो अदर इनकम है कैजुअल इनकम LTCG वो सब अलग कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले उन्हीं पे टैक्स लगाना चाहिए। सबसे पहले 111A पे 15% लगा दिया, 112 पे 20% लग गया, और 112A पे टैक्स नहीं लगा क्योंकि 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, वो तो 80,000 ही थी। 112A 80,000 थी, चेक करो, तो इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि पहले 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है। और हॉर्स रेस पे 30% टैक्स लगाना है, वो भी टैक्स लगा दिया। ये सब लगाने के बाद आपको रिड्यूस टोटल इनकम पर आना है, और यहाँ आके आपकी 1,11,29,000 की इनकम बचेगी, क्योंकि टोटल इनकम है 1,14,59,000। उनमें से इन इनकम पे टैक्स पहले लगाना है, ये बाद में लगाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप पहले इन पे लगाएं। रिमेनिंग इनकम अब आपकी बचेगी ये, अब इस पे टैक्स लगाएं। पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और बैलेंस पे 30%। ये आ गया 31,51, उनमें ये टैक्स जोड़ दो, ये आपका आ गया। अब इस पे सरचार्ज का रूल देखना पड़ेगा, इस पे सरचार्ज का क्या रूल है। तो यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो 10% का सरचार्ज होता है, पर आपकी टोटल इनकम है 1,14,00,000, यानी 1 से 2 करोड़ के स्लैब में आ गया, और उस वक्त सरचार्ज आपका होता है 15%। ये सरचार्ज 15% आपने ऐड कर दिया, टोटल टैक्स निकल गया, 4% का सेस लगा दिया, तो ये आपका ग्रॉस टैक्स आ गया। उसमें से आप TDS पहले से दे चुके थे कैजुअल इनकम पर, वो 15,000 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। नेट टैक्स आपका आ गया इतना, इसको अंडर सेक्शन 288B आप राउंड ऑफ कर देंगे, 27 का 30 हो जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कंप्लीट हो जाएगा।